Hello guys, my name is Satyam and welcome to our YouTube channel Optium and e-learning platform. तो आज हम हमारे प्लस टू का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। एलिमेंट्स की बुक में आपको ये सबसे पहला चैप्टर मिलेगा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ ब्रीफ में इंट्रो देना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या मानते हैं कि ये चैप्टर है मुश्किल। देखो, मुश्किल और आसान की मैं बात ही नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा लॉजिक। बहुत लॉजिकल चैप्टर है, बहुत आराम आराम से हम बिल्कुल लॉजिक वाइज कंसेप्चुअल समझते हुए धीरे धीरे आगे चलेंगे। काम आपको ये करना है कि रेगुलर क्लासेस लगाओ और रेगुलर जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जांपल्स हैं, वो करो, साथ साथ करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नोटेशंस मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको पता हो सकती है, लेकिन देखिए, नेचुरल नंबर्स, Z stands for integers, W stands for whole numbers, R stands for real numbers, and Q stands for rational numbers. R को हम ऐसा भी लिख देते हैं कई बार, R प्लस और R नेगेटिव। इसी के दो सब पार्ट हैं। R प्लस में हम लेंगे पॉजिटिव रियल नंबर्स और R नेगेटिव में हम लेंगे नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ बेसिक नोटेशन थी जो आने वाले चैप्टर में हम यूज करेंगे, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस के। सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है? वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, देखिए, इसकी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? मान लेते हैं लेट ए एंड बी आर, let A and B are two non-empty sets। मैंने मान लिए A और B दो non-empty set हैं। तो अगर मैं A कैपिटल A से लूं और B लूं कैपिटल B से, तो ये जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें कि A हमारा कहलाएगा फर्स्ट एलिमेंट और B हमारा कहलाएगा सेकंड एलिमेंट। बी हमारा क्या कहलाएगा? सेकंड एलिमेंट। देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना, आपको दिख रहा है, ऑर्डर्ड एंड पेयर। पेयर का मतलब तो सिंपल आप नॉर्मल लाइफ में जो यूज करते हो वही है, और ऑर्डर्ड का मतलब है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में आपको अरेंज्ड मिलेंगे अगर पेयर, तो उसको मैं क्या कहूंगा? ऑर्डर्ड पेयर कहूंगा। ठीक है, इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होगा आपके पास, जिसमें कि ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट। अब नोट करने वाली बात ये है कि हम ये ए बी को इस बी ए के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा ऑर्डर्ड पेयर है, यानी जो इसका फिक्स ऑर्डर है वो एक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक ऑर्डर है मतलब इनमें तो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, इसका फर्स्ट एलिमेंट बी है, इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट बी है, इसका सेकंड एलिमेंट ए है, तो ये कभी हम इक्वल नहीं लिख सकते। सेकंड, हम इसमें क्या कहेंगे? अगर मैं लिख रहा हूं ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यानी अगर मैं किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल लिखता हूं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? ये साइन होता है इफ एंड ओनली इफ का। इफ एंड ओनली इफ, यहां से मुझे क्या मिलेगा? ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। इस साइन का मतलब है कि अगर ये होगा तो डेफिनेटली मेरे पास ए इज इक्वल्स टू सी और बी इज इक्वल्स टू डी होना चाहिए। और रिवर्स में अगर हम कहें कि अगर ए सी के इक्वल है, बी डी के इक्वल है, तो हमें क्या मिलेगा? ए बी और सी डी का ये ऑर्डर पेयर हमारे लिए इक्वल होगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो नोटेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी, अब आपको पता होना चाहिए कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी स्टूडेंट्स को पता होता है, आई नो, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता के चलूंगा, क्योंकि गलती जब तक दिखाई नहीं जाएगी तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि गलती है। गलती मतलब कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये तो हमारे पास सेट हो गया, सेट में दो एलिमेंट है ए और बी, और ये हमारा है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, समझ आया? तो ये कंसेप्ट था हमारा ऑर्डर्ड पेयर का। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे।
जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। ओके, अगला आपके पास आता है, नेक्स्ट हम कंसेप्ट की बात करते हैं इसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए वही हम सेम पहले दो सेट मानते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। मैंने माना ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन ए क्रॉस बी इज रिप्रेजेंटेड एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी एक सेट होगा, उस सेट को मैं क्या बोलूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो हो गई इसकी सिंबल की बात कि हम मैथमेटिकली इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे, मैथमेटिकली इसको कैसे शो करेंगे। अब ये सेट है हमें पता है, तो इस सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे हम उनकी बात करते हैं। तो ए क्रॉस बी कंसिस्ट्स ऑफ ordered pairs ऑफ टाइप, किस टाइप के होंगे, ए बी, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। दोबारा देखिए, ए क्रॉस बी, ये तो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट की। अब मैं कह रहा हूं कि इट इज अ सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे। अब इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे, एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में, और कैसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे जहां फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। अब अगर हम इसको सिंबलिकली लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी सच दैट, इसको कैसे पढ़ते हैं हम, सच दैट, यानी कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये आपको ए क्रॉस बी का, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का थोड़ी सी डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इसके बेसिक नोटेशन, या सबसे पहले हम इसका एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखेंगे कैसे। जैसे कि मैंने मान लिया दो सेट ए 1 2 3 एंड बी मान लिया मैंने एक्स एंड वाई। अब आपको लिखना है ए क्रॉस बी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए क्रॉस बी में किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जिसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट इस सेट से होगा। यानी जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं इस टाइप के, आपको इस सेट में लिखने होंगे। देखिए हम एक एक करके लिखेंगे। पहले इस ए सेट से फर्स्ट एलिमेंट का दोनों से कॉम्बिनेशन कर दो, फिर सेकंड एलिमेंट का कर दो, फिर थर्ड एलिमेंट का कर दो। ये बन गया हमारा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें कि कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 एलिमेंट्स अब आए। और ए में कितने एलिमेंट थे, 3, बी में कितने एलिमेंट थे, 2। तो यहां से हमें एक बात पता लगी कि अगर ए में n एलिमेंट्स हैं, अगर ए में n एलिमेंट्स हैं, बी में m एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, m क्रॉस n होंगे, ठीक है। यह आपके लिए एक फॉर्मूला भी हो गया कि अगर ए में, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें ये, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, n, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, m मल्टीप्लाई बाय n। जैसे कि इसमें ए में 3 थे, बी में 2 थे, तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे, अगर हमें ए और बी के एलिमेंट्स पता हो। अब थोड़ा और आगे हम टॉपिक को लेके चलते हैं। जब आगे हम टॉपिक को लेके चलेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हम नोट करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ए 1 2 और बी लिया 1 3, तो हम देखते हैं क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा या नहीं होगा।
हमें ये चेक करना है, तो हम निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी अगर निकाला तो बताइए कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 1 1 1 3 2 1 एंड 2 3। और बी क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट्स होंगे, बी क्रॉस ए में यानी कि फर्स्ट एलिमेंट अब इस सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट अब इस सेट का होगा। बी क्रॉस ए यानी कि 1 1 1 2 3 1 एंड 3 2। अब देख सकते हो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी के एलिमेंट सेम नहीं है। ए क्रॉस बी में 1 3 है तो यहाँ 3 1 है, यानी ये एलिमेंट तो सेम नहीं है, यानी कि हम इसको इक्वल नहीं रखेंगे। और ये कब, जब ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा। अगर ए बी के इक्वल नहीं है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होगा। ये हमने एग्जांपल से देखा। इन केस अगर ये इक्वल आ जाए, अगर ए और बी इक्वल आ जाए तो यहां भी देखो जो 1 1 1 3 जितने भी थे वो सारे सेम एलिमेंट बनेंगे क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स ही सेम है। तो यहां से हम कह देंगे अगर a इज इक्वल्स टू b है देन ओनली a क्रॉस b विल इक्वल्स टू b क्रॉस a। ठीक है, तो ये आपके लिए इसकी प्रॉपर्टी होगी जो हमें ध्यान रखनी है। देखो कोई पेपर में नहीं आएगी, पेपर में ये शो करना नहीं आएगा कि बताओ ऐसा ऐसा है, नहीं, लेकिन जो हम क्वेश्चंस करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमारा इसका जरूर यूज होगा। कहीं ना कहीं आपको अड़ा देगा ये कि ए क्रॉस बी है बी क्रॉस ए है, ठीक है, तो वहां यूज होगा। मतलब कि आपके लिए बेसिक है, ऐसा चीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन बेसिक है तो हमें आना चाहिए। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब जैसे हमने ये ऑर्डर्ड पेयर की बात की वैसे ही हमारे लिए एक आ जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट, ऑर्डर पेयर में 2 एलिमेंट थे तो ऑर्डर ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट हो जाएंगे, बाकी सब सेम। यानी कि इसको हम शो करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वेयर ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो इसको सिंबलिकली कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की जगह क्या आ जाएगा, ऑर्डर ट्रिपलेट, यानी कि ए बी और सी, सच दैट A belongs to capital A, B belongs to capital B and C belongs to capital C। तो इसको हम क्या कह देंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। बाकी सारी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम, जैसे हमने ऑर्डर पेयर की पढ़ी थी वैसी वैसी प्रॉपर्टी ऑर्डर ट्रिपलेट की ले आएगी। ठीक है, अब हम अगली डेफिनेशन पे आते हैं, रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन का एक लिटरल मीनिंग समझते हैं जो कि हम रूटीन लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जैसे कि माँ बेटे का एक रिलेशन है, बाप बेटे का एक रिलेशन है, भाई बहन का एक रिलेशन है। ठीक है, तो जैसे ये रिलेशन का मतलब लिटरल सेंस में है वैसे ही रिलेशन का मतलब मैथमेटिक्स में क्या है वो हम समझते हैं। तो डेफिनेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a relation R from A to B is subset of A cross B। यानी कि एक रिलेशन जो कि R से डिनोट कर रहे हैं हम, A to B, मैं कह रहा हूं रिलेशन A to B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B का। और मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, R A B। अब यानी कि R एक सबसेट हुआ, क्या पता लगा कि R रिलेशन जो कि R है वो सबसेट हुआ। अब सबसेट है तो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, कैसे एलिमेंट्स आएंगे, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। तो रिलेशन आर भी एक सबसेट है जिसमें क्या आएंगे, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जैसे यहां रिलेशन था ए टू बी किसी एक सेट से दूसरे सेट पे, तो अगर हम देखें कि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए यानी कि खुद से खुद का ही रिलेशन अगर देखना है तो वो कैसे शो करेंगे, किसका सबसेट होगा वो, ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका ये सबसेट हो जाएगा, सिंपल। ओके, उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल या सिंबॉलिकल वे देखते हैं। जैसे हमारा लिटरल साइंस में माँ बेटे का रिलेशन आता है वैसे मैथमेटिक्स में रिलेशन किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि x इज स्मॉलर देन y, x इज इक्वल्स टू y, x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, और जितने भी ऐसे रिलेशंस हम बना सकते हैं वो सभी
एक रिलेशन की डेफिनेशन को दे सकता है, यानी एक रिलेशन मैथमेटिकल टर्म में हो सकता है। अब अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा ए रिलेशन आर विच इज, रिलेशन आर को हम क्या ले रहे हैं, लेस देन, एक हमने रिलेशन लिया लेस देन, और कौन से सेट से कहां पे, मैं मानता हूं ए 1 2 3 और बी में मानता हूं 3 4 एंड 5, या हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं 3 4 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये दो सेट माने ए और बी, मैं कहता हूं आर ए टू बी विच इज इक्वल्स टू सच दैट रिलेशन आर इज लेस देन, रिलेशन आर इज लेस देन। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे वो देखिए जरा। आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी टाइप के, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, एंड क्योंकि सबसेट है ए क्रॉस ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से अलग करने के लिए कोई एक एडिशनल जो हमारा रिलेशन की जो हमने सेट की है डेफिनेशन वो आनी चाहिए। वो क्या आ गई, लेस देन, यानी मैं मान लेता हूं x इज लेस देन y, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन की एक्स्ट्रा कंडीशन इसमें ऐड होगी, और a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b। अब जो ऑर्डर्ड पेयर इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस रिलेशन में आ जाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से इसमें आएंगे। सबसे पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं, a क्रॉस b, क्योंकि r फाइनली सबसेट तो इसी का होगा, a क्रॉस b का सबसेट होगा, यानी हमें पहले पता होना चाहिए कि a क्रॉस b में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो a क्रॉस b निकालने के लिए 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये तो हुए a क्रॉस b के एलिमेंट्स। अब हमें वो एलिमेंट्स देखने हैं जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें और वो हमारे रिलेशन R में आ जाएंगे। तो R में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, देखिए फर्स्ट एलिमेंट A से है, सेकंड एलिमेंट B से, और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से छोटा है, 1 3 से छोटा है, यानी ये हमारा R में आ गया। सेम उसी तरह फर्स्ट 1 4 से छोटा है, ये हमारा इस एलिमेंट में आ गया, 2 3 से छोटा है तो ये एलिमेंट हमारा R में आ गया, 2 3, सिमिलरली 2 4, बट 3 3 देखिए यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन है, बट 3 3 से छोटा नहीं है, इक्वल है, इसलिए हम ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे और फोर्थ हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स हैं, समझ आया। यानी देखिए रिलेशन क्या हुआ, ए क्रॉस बी का सबसेट, ओके है, ठीक है। आगे हम इसमें कंसेप्चुअल एक पढ़ते हैं कि अब इसमें 3 टर्म आएंगी, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कोडोमेन देखिए आर मेरा रिलेशन कैसा है, ए टू बी का रिलेशन है, ठीक है। तो डोमेन के एलिमेंट्स वो होंगे, यानी डोमेन एक सेट है, उसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है। दोबारा सुनिए ध्यान से, डोमेन में वो एलिमेंट आएंगे, किसके एलिमेंट होंगे, ए के होंगे, जो इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है। यानी कि अगर हम इस आर की डोमेन की बात करें, इस एग्जांपल में अगर डोमेन की बात करें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सिमिलरली अगर हम रेंज की बात करें, रेंज में वो एलिमेंट्स आएंगे, किसके होंगे वो एलिमेंट्स, बी के होंगे, जो इस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें सेकंड एलिमेंट है, जितने भी सेकंड एलिमेंट है वो सारे हमारे रेंज में आ जाएंगे। यानी कि रेंज क्या हुई, रेंज हो गई 3 और 4, सॉरी रेंज हो गई, रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 3 एंड 4। कोडोमेन, कोडोमेन, अब इसके लिए हम थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, कोडोमेन और रेंज में एक रिलेशन है और बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस को अगर समझ गए तो हमारा डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, इवन आगे बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसलिए हम इसे अच्छे से समझेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा एज ए एग्जांपल। उसके बाद अब देखिए मेरे पास रेंज तो है 3 4, ठीक है, और
कोडोमेन की बात करनी है हमें। इस एग्जांपल को अब छोड़िए, रिलेशन था अपने पास A to B। कोडोमेन डायरेक्टली क्या होगा, ये जो B सेट है ना, जिस सेट से दूसरे सेट पे हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, वो पूरा सेट हमारा कोडोमेन में आता है। लेकिन जो रेंज होता है, रेंज को हम क्या लिखते हैं, रेंज होता है सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट भी नहीं, सबसेट होता है। हाँ, किसी केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकता है, जैसे हमने जो अभी एग्जांपल देखा उसमें था। रेंज क्या थी उसमें, रेंज थी 3 4 और कोडोमेन कितना था, कोडोमेन बी सेट भी तो कितना था, 3 4 ही था। ठीक है, यानी इस केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल है, लेकिन जरूरी नहीं इक्वल हो। हम नेक्स्ट एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होगा। अब हम डोमेन और रेंज को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा वो देखिए। डोमेन एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, किस तरह के, इस तरह के। इसका क्या मतलब है, इसमें ए टाइप के एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है वो, ए कैसे एलिमेंट है, वो जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करते हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन में आ रहे हैं, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे डोमेन में आ जाते हैं। और डोमेन जो होगा वो सबसेट होगा ए का। सिमिलरली रेंज में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, रेंज में एलिमेंट्स आ जाएंगे बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन सेट में है, उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा क्या आ जाएगा, रेंज के सेट में आ जाएंगे। डाउट क्लियर है सब, बिल्कुल आराम से समझिएगा, बार बार देख के समझिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आप ये नोट कर लीजिएगा। अब हम एक एग्जांपल पे आते हैं जिसमें हम शो करेंगे कि रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। इस केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल आया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया A to B। अब देखिए, हर बार रिलेशन को लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको सिंपल समझ आ जाने चाहिए। आपको कुछ भी नहीं दे रखा, इतना दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए ये क्या शो कर रहा है, एक रिलेशन शो कर रहे हैं, कहां से कहां तक, A से B। उसके बाद R डिफाइन करेगा, एक कंडीशन आपको गिवन देगा, तो वो कंडीशन क्या देता है, हैज इट्स क्यूब, हैज इट्स क्यूब, ये आपको R की कंडीशन है। ठीक है, अब A और B को डिफाइन करना है, A और B कौन से सेट हैं, तो मैं ले लेता हूं A है n और यही B है, यानी n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सिंपल, n to n, यानी R एक रिलेशन है कहां से कहां तक, n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स तक। अब सबसे पहले मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, ए बी यानी एक ऑर्डर पेयर आएगा, सच दैट किस तरह के आएंगे, ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, एंड लास्ट एक कंडीशन ये भी तो होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये कंडीशन कहां से आई, देखिए क्या कहा, x हैज इट्स क्यूब, यानी कि जो इसका पहला एलिमेंट होगा उसका क्यूब यहां वाला एलिमेंट होगा। अगर मैं कहूं कि x, बीच में ये लगा दो, हैज इट्स क्यूब y, यानी क्या कह रहा है कि y x का क्यूब है, तो हमने वही तो लिखा कि y x का क्यूब है। ठीक है, अब जरा देखिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अगर हम x को 1 लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर से लेने हैं, जो भी एलिमेंट लेंगे हम यहाँ, जो भी एलिमेंट लेंगे वो नेचुरल नंबर से लेने हैं। x को 1 लिया तो y कितना हो गया 1, x को 2 लिया तो y कितना हो गया 8, x को 3 लिया तो y कितना हो गया 27, सो ऑन, ये ऐसे चलता है। अब आप एक चीज नोट करिए, जो हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे वो कैसे बनेंगे, यानी R कैसा सेट बनेगा, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम 1 1 2 8 3 27, ऐसे ही सेट बनेंगे। इसकी डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डोमेन में फर्स्ट पहले एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, और ये 1 2 3 4 अप टू, यानी सारे चलते रहेंगे 1 2 3, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स हमारे डोमेन में आ जाएंगे।
लेकिन एक चीज नोट करिएगा, रेंज मैंने आपको क्या बताया कि रेंज में वो एलिमेंट आएंगे जो इस ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट डायरेक्ट 8 है, बीच में 2 3 4 5 6 7 वो एलिमेंट नहीं है इसमें। तीसरा एलिमेंट कौन सा है 27, यानी ये इस तरह से चल रहा है, समझ आया। तो रेंज आ गई 1 8 27। अब इसकी कोडोमेन बताइए, कोडोमेन क्या होगा इस प्रॉब्लम में, कोडोमेन क्या होगा हमारा, कोडोमेन होगा n। क्यों, क्या लेते हैं, ये बाद वाला जो सेट है वही लेना सिंपल, तो कोडोमेन n हुआ। लेकिन रेंज क्या है, रेंज तो n तो नहीं है, 1 8 27, यानी कि ये इस केस में इक्वल नहीं है। यानी हम यहां से क्या कह सकते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, आसानी से समझ आ गया होगा आई होप। अगर नहीं आया कोई चीज, किसी भी चीज में अगर आपको डाउट आता है, हम पूरे वीडियोस में सभी लेक्चर्स में अगर आपको किसी भी चीज में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैंने आपको अपने पर्सनल आईडीज, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सब कुछ आपको दिया हुआ है, तो आप वहां भी विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। यानी अगर हमारे पास कोई भी दो सेट है, मैं मानता हूं लेट A and B are two non-empty sets, मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट्स माने। अब जरा देखिए, अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज X एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज Y, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो इन दोनों सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे X Y। अब आपको पता है कि रिलेशन, हमने बताया था कि रिलेशन एक सेट है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, या इन द सेंस हम कहें कि रिलेशन एक सेट है जो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का, यानी रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें यह देखना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो सकते हैं। आपने +1 में सबसे पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 पावर n, where n is number of elements in that set। ठीक है, तो अब रिलेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे या रिलेशन कितने टाइप के होंगे, तो वो कैसे पता लगेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी के, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है एक्स वाई, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे 2 पावर एक्स वाई, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आए अपने पास 2 पावर एक्स वाई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं रिलेशन टॉपिक पे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब अगला टॉपिक अपने पास क्या आएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस यानी मैथमेटिकल टर्म में रिलेशंस कितने टाइप के होंगे, उसमें सबसे पहला अपने पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन के लिए हम देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर मैं मानता हूं कोई भी एक रिलेशन है ऑन ए, रिलेशन किस सेट पे है, ए सेट पे है, तो रिलेशन ऑन ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ every element is related to itself only। every element of A यानी जिसके ऊपर हम, जिस सेट के ऊपर अपना रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, उसका हर एक एलिमेंट, देखो दो वर्ड है इसमें, एवरी और ओनली, इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है इस डेफिनेशन में, अभी हम आगे देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या बनी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली देन द रिलेशन इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, आर सच दैट, इसमें कैसे आएंगे ए टू ए, यानी कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, जो ए खुद से ही रिलेटेड हो, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको विद द हेल्प ऑफ हम एग्जांपल समझते हैं। देखिए जरा, इसका एग्जांपल लिया, एग्जांपल में हम लेते हैं ए, मैंने कोई सेट मान लिया जिसमें 1 2 और 3 एलिमेंट है।
अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं आर, जिसमें कि 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, और एक और रिलेशन डिफाइन करूं आर डैश, जिसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है और 3 3 से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें मैं एक और ले लेता हूं, जैसे कि 2 3, एक ऐसा रिलेशन है जिसमें 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, इसमें 1 1 2 2 एंड 3 3। अब जरा इस रिलेशन की बात करें और अपनी डेफिनेशन से इसको मैच करते हैं। अगर अपनी कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं कह दूंगा ये क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, अदरवाइज नॉट। बहुत सिंपल है। तो देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। एवरी एलिमेंट के लिए 1 2 3 तीनों होने चाहिए। 1 है इटसेल्फ, यानी 1 खुद से रिलेटेड है, 2 भी है लेकिन 3 नहीं है, इसमें 3 खुद से रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है। इसी एग्जांपल में अपना एक और कंडीशन भी नेगोशिएट हो रही है, क्या, ओनली, यानी इसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो सिर्फ खुद से रिलेटेड हो। इसमें तो 2 3 से भी रिलेटेड है, तो ये तो दोनों ही वजह से रिलेशन अपना आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बन पाएगा। अब जरा आर डैश की बात करते हैं। अब आर डैश में देखिए, सबसे पहला एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि 1 1 2 2 3 3। ए सेट में 3 एलिमेंट है और इस रिलेशन में तीनों ही खुद से रिलेटेड है। अब तीनों खुद से रिलेटेड है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी की बात करें तो रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी कि 1 1 2 2 3 3, इसमें जैसे यहाँ 2 3 से रिलेटेड था, यहाँ ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये मेरा जो रिलेशन है उसको मैं क्या कह सकता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन कह सकता हूँ, ठीक है। देखिए इन अभी हम और भी आगे टाइप्स पढ़ेंगे रिलेशन की, उनके एग्जांपल्स हम एक का आधा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल तो साथ साथ करते जाएंगे, और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे तो वैसे इनके बहुत से एग्जांपल आएंगे। तो एक बार आप सिर्फ डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, और जैसे ये वर्ड है इन वर्ड्स पे खासा ध्यान देना है हमें, क्योंकि आगे हम एक अलग टाइप आएगी रिलेशन की, जब उसको देखेंगे हमें पता लगेगा कि ये वर्ड सिर्फ इस वर्ड के कारण दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट टाइप, ओके। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, अगली रिलेशन की टाइप क्या है वो देखिए जरा। नेक्स्ट टाइप है सेकंड। सेकंड अपने पास यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, नाम से दिख रहा है यूनिवर्सल, आपने +1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें होता था यूनिवर्सल सेट, यानी कि पूरा का पूरा सेट अगर आ जाए तो हम उसे क्या कहते थे, यूनिवर्सल सेट। तो वैसे ही यूनिवर्सल का मतलब इस रिलेशन के साथ हम यूज करेंगे। अगर आर है, कोई भी रिलेशन है किसी भी सेट पे, आर ऑन ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर कोई रिलेशन ए पे है, तो अगर आर पूरा क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल ही हो जाए, यानी कि जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे उस रिलेशन में आए, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, अपना यूनिवर्सल रिलेशन। इसके एग्जांपल के लिए हम बहुत छोटा सा एक सेट मानते हैं, ए मान लिया 1 एंड 2। तो अगर मैं रिलेशन लूं, रिलेशन किसके इक्वल होना चाहिए, ए क्रॉस ए के। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, 1 1 2 2 1 2 1 2 एंड 2 1। तो ये इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे एक क्रॉस ए में, तो ये रिलेशन मेरा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है उस पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप है वर्ड रिलेशन, या इसको एम्प्टी रिलेशन भी कह सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन, वर्ड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। तो देखिए जैसे यूनिवर्सल रिलेशन नाम से डिफाइन हो रहा था, वैसे ही वर्ड और एम्प्टी रिलेशन नाम से ही डिफाइंड हो रहा है कि अगर कोई रिलेशन है ए सेट पे और वो फाई है, यानी कि उसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा, तो हम उसे क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल लेते हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मैंने माना ए सेट कोई 1 2 3 4 एंड 5, मैंने ये कोई ए सेट माना जिसमें क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ, जरा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं जरा, कैसे, ए बी यानी इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, एंड जो कंडीशन होती है रिलेशन की वो क्या ले रहे हैं हम इसमें, a माइनस बी इज इक्वल टू 8। अब जरा आप देखिए, क्या इस ए सेट में ऐसे कोई भी एलिमेंट है जिसको दूसरे में से माइनस करे और 8 आ जाए। सबसे बड़ा एलिमेंट 5 है और सबसे छोटा 1 है, करेंगे तो 4 आएगा, यानी 8 तो किसी कंडीशन में ही नहीं आ सकता।
यानी इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट होंगे, कौन से होंगे, कोई भी नहीं होंगे, यानी ये 5 होगा। ठीक है, तो हमें इसे क्या कहेंगे, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ओके। तो आपने देखा कि यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन जो थे, यूनिवर्सल रिलेशन तो खुद ही ए क्रॉस ए के इक्वल था, यानी खुद ही क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, और एम्प्टी रिलेशन जो था वो था 5, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन को हम कह सकते हैं लार्जेस्ट रिलेशन ऑन एनी सेट, एंड एम्प्टी रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन एनी सेट। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगली रिलेशन की टाइप पे, जो कि है इनवर्स रिलेशन। इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई एक रिलेशन होना चाहिए। मैं मान लेता हूं एक रिलेशन है आर ए टू बी, ए और बी यहाँ कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो आर एक रिलेशन है कहां से कहां तक, ए सेट से लेके बी सेट तक। तो अगर हम इनवर्स रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वो बनेगा आर इनवर्स, रिवर्स हो जाएगा बी टू ए। आर अगर ए टू बी था तो आर इनवर्स क्या हो गया, बी टू ए। और इसमें किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो देखिए जरा। इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये आएंगे बी ए टाइप के, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी आर इनवर्स में कैसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, बी ए, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग कर रहे हैं उनको रिवर्स करके हम लिख देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड और सेकंड को फर्स्ट जब हम बना देंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सारे मेरे आर इनवर्स में आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम। एग्जाम्पल में लेता हूं आर कोई भी रिलेशन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5 6, ये एलिमेंट्स हैं इसमें। तो आर इनवर्स जो कि इनवर्स रिलेशन बनेगा उसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, 2 1 4 3 एंड 6 5। तो ये हो गया मेरा क्या, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी रिलेशन की टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए इसको बड़े ध्यान से समझना, सारी गेम है इसकी, जो डेफिनेशन है सिर्फ एक वर्ड पे ये डिपेंड करता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम आगे देखेंगे कि कैसे आइडेंटिटी रिलेशन से कॉन्टेक्ट रखता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूँ आर कोई भी रिलेशन है ऑन ए का मतलब ए टू ए, आर कोई भी रिलेशन है ऑन ए टू ए, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, इफ every element of A is related to itself। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन है, लेकिन नहीं, मैंने आपको कहा था कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक कॉन्टेक्ट है, वो क्या है, देखो यहाँ है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था, रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ठीक है, इस ओनली का यहाँ ना होना आपको क्या चेंजेस दिखाएगा वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आर को लिखें तो वो आ जाएगा ऐसे, ए टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है, अब आप देखिए जरा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने ए कोई भी सेट मान लिया जिसके अंदर 1 2 एंड 3 ये सेट। ठीक है, अब मैंने एक रिलेशन माना आर जिसके अंदर कैसे एलिमेंट है 1 1 2 2 2 3 1 3। ठीक है, दूसरा एक रिलेशन माना आर डैश जिसके अंदर कैसे एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 3, और आर डबल डैश माना जिसके अंदर कैसे एलिमेंट्स है 1 1 2 2 एंड 3 3 इंक्लूडिंग 1 3। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आर की बात करते हैं।
इसके अंदर हमें देखना सिर्फ इतना है, हमें सिर्फ इस डेफिनेशन पे चिपके रहना है, इसके अलावा कुछ भी हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें कह रहा है कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, लेकिन ए सेट में 3 है लेकिन यहाँ 3 का 3 से नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन पाएगा। अब आर डैश पे आते हैं। आर डैश ने कहा कि 1 का 1 से है, 2 का 2 से और 3 का 3 से है, यानी ए में जितने भी एलिमेंट्स थे आर डैश रिलेशन में हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, तो ये तो डेफिनेशन थी, तो ये हमारी सेटिस्फाई कर गई, यानी ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा। आर डबल डैश पे आते हैं। इसमें देखिए 1 1 2 2 3 3 खुद से खुद का है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है 1 3, इसका हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इससे हमें लेना क्या है, अपनी डेफिनेशन पहले 3 ऑर्डर पेयर से कंप्लीट हो गई, ये हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब देखिए यानी ये भी रिफ्लेक्सिव बन गया। अब आपको एक डिफरेंस समझ आना चाहिए कि आइडेंटिटी रिलेशन और इसमें क्या डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन आपको कहता था कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए और सिर्फ खुद का खुद से ही होना चाहिए, लास्ट में ओनली लगाया था हमने, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। देखो ये तो कुछ भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव ना आइडेंटिटी। अब आर डबल डैश जो है ये मेरा रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ओनली वाली कंडीशन थी वो इस ऑर्डर्ड पेयर की वजह से सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ ओनली वाली कंडीशन ही नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव है और आइडेंटिटी नहीं है। समझ आया? यानी इसके बेसिस पे हम एक फैक्ट कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is reflexive but converse need not to be true, कि हर एक आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव बनेगा लेकिन कन्वर्स जरूरी नहीं है। जैसे कि ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी, ये सॉरी आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी, ठीक है। समझ आई? यानी एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, ये हमने एग्जांपल के तौर पे ऐसे यहां से समझे, ठीक है। अब कुछ यूजुअल फैक्ट्स हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ यूनिवर्सल जो रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या वो यूनिवर्सल रिलेशन क्या ये रिफ्लेक्सिव बनेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स यूनिवर्सल रिलेशन इसका मतलब इसमें जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं वो सभी आएंगे, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन भी आएगा। अब ये आ गया तो हमें डेफिनेशन सिर्फ इतनी चाहिए थी कि हर एक का एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तो यूनिवर्सल रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलवेज, इसके साथ कोई कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑलवेज, ठीक है। ओके, इसके लिए एक एग्जांपल हम नोट करते हैं। देखिए मैंने आपको कहा एक क्वेश्चन है, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है और पावर ऑफ ए पी ए, इसको क्या बोलेंगे आपने +1 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, ये होता है पावर सेट। पावर सेट यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अब हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन ऑन पावर सेट, यानी पावर सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया। कैसा है वो रिलेशन? सच दैट इसमें इस तरह के ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स वाई, सच दैट x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a, y बिलोंग्स टू पावर ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ y। अब आपको ये देखना है क्या ये जो मेरा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव बनेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए? हर एक एलिमेंट खुद से रिलेशन रखना चाहिए, हर एक एलिमेंट का खुद से एक रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए आपको पता है कोई भी सेट हो, कोई भी सेट वो खुद का सबसेट ऑलवेज है, यानी कि इस कंडीशन के अगर हिसाब से देखें तो x इज ऑलवेज सबसेट ऑफ x, ठीक है। यानी कि हम इसका कोई भी एलिमेंट लें वो खुद से तो रिलेशन रखेगा,
अब खुद से रिलेशन रखेगा, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी ये जो मेरा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से हर एक रिलेशन को चेक करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसा क्वेश्चन में बोलेगा हम वैसा वैसा करेंगे नॉर्मल। ठीक है, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे जो लेक्चर की ड्यूरेशन रहेगी ना, वो आपके लिए मैंने बहुत कंसाइज की है कि 35 मिनट्स, मैक्सिमम 35 या 40 मिनट्स जो आपका नॉर्मल लेक्चर होता है, नॉर्मल जो आप लाइव लेक्चर कहीं भी ट्यूशन लगते हो, अगर आप अटेंड करते हो तो नॉर्मल चलो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन आप 40 मिनट से एक्स्ट्रा अपना लेक्चर को एक्सटेंड नहीं करेंगे। इन केस कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी हो गया अलग बात है, अदरवाइज हम स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करेंगे कि 40 मिनट से एक्स्ट्रा अपना लेक्चर ना रखें। ये इसलिए कि आप रोज रोज इतने बड़े लेक्चर लगा के थोड़ा माइंड में स्ट्रेस ना लें, और सिलेबस की बिल्कुल चिंता ना करें। जैसे जैसे आप पकड़ा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ चल रहा है, बस आपको वैसा वैसा करना है। घर जाके जो होमवर्क मिले, जो आपको यहाँ कराया जाए, क्योंकि मैं आपका जो एलिमेंट्स की बुक है उसका पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, तो एलिमेंट्स की बुक में से जितना आपका हुआ उतना एक बार जाके पढ़ेंगे ना, तो डायरेक्ट दिमाग में आपके बैठ जाएगी। उसके बाद आपको बार बार उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक्सरसाइज तो सारी सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम्पल्स में जो एग्जाम्पलर है या जो एनसीईआरटी है, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उनको सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आपको खुद करना है। ठीक है, एग्जाम्पल खुद करिए, जितना आप हाथ से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में सब एकदम अच्छे से समझ आया, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई बीच में दिक्कत आई, आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ी आप चाहते हो कि थोड़ा चेंज आए, या थोड़ा ये पोर्शन या कोई और पोर्शन आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका हम आपके सहूलियत के हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे। नो, ठीक है, ओके, थैंक यू।